नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेस में। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 विषय हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें संदेहास्पद जो प्रश्न हमें लग रहे हैं उसके निराकरण का मैं एक सीरीज आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। उसके संदेहास्पद प्रश्न निराकरण भाग 4 में आज हम इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ में इनके बारे में विभिन्न प्रकार के विद्वानों के उनके पुस्तकों का साक्ष्य के तौर पर अपन किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में भी अपन जानेंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, मुझे मालूम है अभी आप संस्कृत शिक्षा विभाग की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी में भी आप व्यस्त होंगे। समय कम है, इसलिए मैं आपके संदेहों का जो निराकरण है उसके लिए ये डेटा मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बाकी मैं इनके आराम से व्याख्या करूँ तो इसमें काफ़ी समय लगेगा और उतना समय फिलहाल आपके पास नहीं है। प्रिय अभ्यर्थियों, मेरा कोई बिजनेस ऐसा कोई नहीं है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड या इलेक्ट्रिक बोर्ड भी नहीं है। मैं सिर्फ आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है वो लगातार आप जो कमेंट कर रहे हैं उसी पे बेस्ड ये प्रश्न है और उसी के संदेह का निराकरण मैंने करने का प्रयास किया है। और अगर आपका विश्वास, आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहेगा तो ऐसे ही और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का। एक प्रश्न आया था आपके प्रश्न पत्र में, पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान है। तो उसमें ये 4 विकल्प थे। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री, मुनि जिन विजय। तो इसमें ये स्पष्ट है कि ये जो तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प है ये इसका उत्तर नहीं है। और इसका उत्तर ये बहुत सारे अभ्यर्थियों को भी पता है कि इसका उत्तर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ही है। फिर भी लगातार ये जो पूछ रहे थे अभ्यर्थी, 1-2 जगह से फ़ोन भी आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सर इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्यों नहीं है। इसलिए मुझे इस प्रश्न को इस सीरीज में शामिल करना पड़ा। तो बात यह है कि इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में तो ऐसा लिखा है हूबहू, जो ये प्रश्न की जो लैंग्वेज है, प्रश्न की जो भाषा है हूबहू वहाँ दे रखी है। तो इससे ये सहज ही भ्रम हो जाता है कि इसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होगा। लेकिन अगर हम किताब में उसकी पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें तो हमें ये सहज ही एहसास हो जाएगा कि ये किताब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 और बाद में संशोधित और परिवर्धित करके 1940 में उन्होंने जो लिखा उसके और ज्ञानवाणी प्रकाशन की तरफ से जो पुस्तक हमें उपलब्ध है उसके पृष्ठ संख्या 27 पे वो लिखते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये जो सवाल है, प्रश्न है, उसके हिसाब से बिल्कुल पिन पॉइंट हूबहू यथातथ्य ये उनके इतिहास ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। लेकिन वो खुद ये कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी, पेज नंबर 27 पे। इसके लिए मैं आपको ये पुस्तक बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ज्ञानवाणी प्रकाशन। इसके पृष्ठ संख्या 27 पे अपन देखेंगे। ये पृष्ठ संख्या 27 पे है। तो इस प्रश्न की जो भाषा है उसी के समानांतर लिखा है, प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। तो इस पुस्तक में ऐसा है, लिखा तो मानते तो ये हैं
राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये शुक्ल जी लिखते हैं, लेकिन उनकी पुस्तक में ऐसा लिखा है, तो कई बार हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है या उनकी मान्यता है या उनका कथन है, ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये लिखा जरूर है, लेकिन उनके लिए लिखा है राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के लिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम इस प्रकार से संदेह का निवारण करेंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर कि मेरे पास और भी प्रश्न थे, लेकिन जैसे अभ्यर्थियों के और अपने चैनल पर कमेंट्स आ रहे थे, सर इसका भी थोड़ा खुलासा करें, तो वो दूसरे प्रश्न आज रह गए और ये आ गया। दादू दयाल की रचना है, तो दादू दयाल की रचना में 4 विकल्प अपने पास थे, अंगवधू, दादू विलास, महला, रहीरास। तो अब इसमें यह है कि अभ्यर्थी इस पसोपेश में थे, ज़्यादातर जो चतुर अभ्यर्थी थे उन्होंने तो अंगवधू किया है। इसके साथ ही कुछ कह रहे हैं कि सर दादू दयाल अंगवधू रज्जब जी की रचना है और महला और रहीरास से तो गुरु नानक जी की है। तो ये इस प्रकार से दादू विलास इसका उत्तर होना चाहिए। तो अपन जैसे विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकें हैं इसके साक्ष्य के तौर पे, उस साक्ष्य से मुझे याद आया कि आपने ये भी कहा है अभ्यर्थियों ने कि सर आप इसकी जो आप यहाँ समझा रहे हैं पृष्ठ संख्या किताब, विद्वान कौन से विद्वान ने किस किताब में कितने पृष्ठ संख्या पर क्या क्या लिखा है, उसकी PDF आप हमें उपलब्ध करा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो आपको ये सारी जानकारी PDF के तौर पे आपसे साझा कर दी जाएगी, आप निश्चिंत रहेंगे। तो दादू दयाल की रचना के बारे में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो 1996 में लिखा गया, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा था, उसके पृष्ठ संख्या 96 में ही ये लिखते हैं। ये पुस्तक मेरे पास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके पृष्ठ संख्या 96 पे लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, मरणोपरांत उनकी यानी दादू दयाल जी की त्रुटियों को दूर करके, मरणोपरांत उनकी वाणियों का संग्रह करके उनके 2 शिष्यों, उनके शिष्यों का नाम नहीं दिया है, ने हरडे वाणी के नाम से इनका संग्रह किया। बाद में उसकी त्रुटियों को दूर करके उनके प्रसिद्ध शिष्य रज्जब ने अंगबधू नाम से एक दूसरा संग्रह किया। ये साफ लिखा है कि उनके शिष्य रज्जब ने अंगबधू नाम से एक दूसरा संग्रह किया। तो इसका मतलब इस पुस्तक से हमें इस बात में सहायता मिलती है कि ये जो इनके शिष्य हैं रज्जब जी, इन्होंने इनकी जो रचना है अंगबधू जो विभिन्न प्रकार से अव्यवस्थित थी, तो जैसा कि सभी संत कवियों के साथ होता है, उनका ऐसा होता नहीं कि मेरी जो साहित्य रचना बाद में प्रकाशित हो, ऐसा उनको विशेष इतना लगाव नहीं होता है। तो उनके शिष्य जो रज्जब जी थे उन्होंने अंगबधू नाम से दूसरा संग्रह किया। इसका मतलब उनकी रज्जब जी की ये रचना नहीं है, ये रचना दादू दयाल जी की है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो 1952 में लिखा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आलोचक और समीक्षक हैं। तो उनके इस पुस्तक के पेज नंबर 86 पे लिखते हैं, रज्जब जी ने अंगबधू नाम देकर इसका नए सिरे से संपादन किया। ये रही आपकी ये पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके पृष्ठ संख्या 86 पर अपन देखेंगे। इसमें लिखा है दादू दयाल की वाणियों का संग्रह। पहले तो इनके 2 शिष्यों, उस पुस्तक में नाम नहीं दे रखा था, इस पुस्तक में नाम दे रखा है 2 शिष्यों संत दास और जगन दास ने हरडे वाणी नाम देकर किया था, हरडे वाणी नाम देकर किया था। और फिर उसके बाद में हरडे वाणी को इन्होंने आगे जो लिखा है, फिर रज्जब जी ने
अंग बंधु आया है, अंग बंधु नाम देकर इसका नए सिरे से संपादन किया है। यहाँ हो सकता है प्रिंटिंग त्रुटि हो। अंग बंधु नाम आया है इसमें, अंग बंधु आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की किताब में। तो अंग बंधु का हम अगर इसका लेते हैं तो इसका नाम देकर नए सिरे से संपादन किया, फिर भी ये लिखा है कि संपादन किया, इसका मतलब इनकी खुद की रज्जव जी की रचना नहीं है, ये रचना दादू दयाल जी की है। और इसके बाद में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 2007 में लिखा गया विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा। ये पेज नंबर पृष्ठ संख्या यानी 25 पे लिखते हैं। ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसके पेज नंबर 25 पे लिखते हैं, दादू की रचनाओं का संग्रह इनके दो शिष्यों संत दास और जगन दास ने हरडे बानी नाम से किया था। कालांतर में रज्जव ने इसका संपादन अंग बंधु नाम से किया। कालांतर में इसका संपादन अंग बंधु नाम से किया। यानी इस पुस्तक का मूल पुस्तक का नाम हरडे बानी था। उसके बाद में इसका संपादन और आगे जाके रज्जव जी ने किया। तो इससे भी ये हमें सीधा ही ये मिल जाता है कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक दादू दयाल जी की रचना मानी जानी चाहिए। इसका उत्तर यही होगा। साथ में ये है कि इसके बाद हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास ये 2014 में लिखा गया। इसके लेखक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे हैं। ये पेज नंबर 99 पे लिखते हैं। ये पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके पेज नंबर 99 पे ये लिखते हैं कि दादू दयाल जी की पुस्तक एवं भाषा पुस्तक है हरडे बानी और दूसरी है अंग बंधु और इसकी भाषा है राजस्थान खड़ी बोली मिश्रित ब्रज, जो यहाँ आपको दिखाया गया है। दादू दयाल पुस्तक एवं भाषा एवं पुस्तक तो हरडे बानी है और उसका परिष्कृत रूप जैसा कि अभी आपने देखा अंग बंधु। ये अंग बंधु लिखते हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन अंग बंधु ये लिखा है इन्होंने। इसकी भाषा है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज, यानी ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण है। और उसके बाद में ये मैंने यूपुर लिखा है, जो हिंदी साहित्य में काफ़ी विद्वान इस ग्रंथ को एक श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका इन्होंने संपादन किया है, 17 अध्याय इस ग्रंथ में है। लगभग 25 लेखकों ने मिलकर इसको लिखा है। तो ये पेज नंबर 127 पे लिखते हैं, साफ लिखते हैं कि अंग बंधु दादू दयाल जी का काव्य संग्रह है। ये रज्जव जी का नाम नहीं लेते, ये सीधा लिखते हैं अंग बंधु दादू दयाल जी का काव्य संग्रह है। पेज नंबर इसके 127 पे है, ये देख लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। पेज नंबर 127 पे लिखते हैं अंग बंधु भी इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, सीधा लिखा है। यानी रज्जव जी का नाम इन्होंने नहीं लिखा है संपादनकर्ता के तौर पर, सीधा लिखा है कि ये जो रचना है अंग बंधु इनका काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने बाकायदा ये स्पष्ट किया है कि जो अंग बंधु है ये रचना दादू दयाल जी की है और उसका संपादन रज्जव जी ने किया है। तो इस प्रश्न में किसी प्रकार का आप संदेह नहीं रहना चाहिए। इसका उत्तर होगा अंग बंधु दादू दयाल जी की रचना है।
अब तीसरा और जो आज हमने इस श्रृंखला में शामिल किया है सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में लिखी गई। तो इसका है कि ये इसका अपन बहुत सारी किताबों में जरूर देखते हैं कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी और उर्दू की गद्य पुस्तकें लिखी गई, लेकिन इसका वर्ष किताबों में मिलता नहीं है बड़े बड़े विद्वानों के लिए। लेकिन फिर वही बात जैसे अपन ने कल के वीडियो में बात की थी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, क्या कहूँ इस पुस्तक के बारे में। आपकी जो परीक्षा हुई थी लगभग ऑलमोस्ट प्रत्येक 5 में से एक प्रश्न शामिल है लगभग। जैसे कोई सरल प्रश्न भी है वो सबको आता है, वो भी शामिल तो है ही कम से कम। तो इसके पृष्ठ संख्या 78 पे ये पुस्तक है, पृष्ठ संख्या 78 देखेंगे अपन। इसमें सीधा लिखा है बस 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्रास्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराई। तो इस प्रकार से ये भी इसका उत्तर जो है 1803 होगा। इसमें स्पष्ट नहीं था, बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो ये स्पष्ट था कि 1803 ही उत्तर होगा। फिर भी अपने उत्तर के प्रमाण के लिए, पुष्ट प्रमाण के लिए, उस पर सुनिश्चित हो जाने के लिए अपन इस पुस्तक से सहायता ले सकते हैं। तो प्रिय अभ्यर्थियों, इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के तथ्यात्मक उत्तर प्राप्त किए। आप इन तथ्यों का प्रयोग करके अपने उत्तर को और पुष्ट बना सकते हैं। मैं आपको ये फिर बता दूं कि इस प्रकार के वीडियो बनाने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि अभ्यर्थियों को उनके उत्तरों को, अपने उत्तरों को जो उन्होंने दिए हैं उसको और पुष्ट कर सके, उनको मानसिक शांति की प्राप्ति हो। फिर अभ्यर्थियों, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इससे आपकी मदद कर सकूं और आप इनकी मदद से अपने उत्तरों को पुष्ट कर सकें। और जैसा अपन इसके बाद में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए भी विषय वस्तु को तैयार करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए ये जो मैंने आपको बताया है, इसके बारे में आप अपनी कमेंट से राय दे सकते हैं। और भी ऐसे प्रश्न हों जो आपको थोड़ा संदेहास्पद लग रहे हैं, तो उन प्रश्नों के निराकरण के लिए भी अपन यहाँ आपको विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आपको इसकी PDF जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी समय अभाव के कारण से। और दूसरी बात ये है कि कुछ अपने अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर को क्या ज़्यादा जानकारी है या नहीं, इसका कैसे सुनिश्चित, तो सीधा बोर्ड पे लिख देते हैं, उसके बाद इसका वाचन तो करते हैं। लेकिन इस बोर्ड पे लिखने के लिए भी तो बहुत सारी मेहनत होती है। और दूसरी बात ये है कि अभी समय का अभाव है, इसलिए हम चाहते हैं, हमारा पेपर तो हो ही गया ना, मैं अभी कितने भी समय तक आपको लेक्चर दे दूँ, व्याख्यान दे दूँ, उसको कौन मानेगा। अब तो आपके एग्जाम हो गए, अब तो आपको साक्ष्य चाहिए, और बिना साक्ष्य के कुछ होता नहीं। RPC तो इन्हीं चीज़ों को मानेगी। तो इस प्रकार इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार का जो कार्य है बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपके संतुष्टि के लिए, आपके अपने उत्तरों को और पुष्ट करने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।